नमस्कार दोस्तों। आज गणित का पहला भाग है। क्लास 10th के गणित के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज का जो विषय हम लोगों ने चयन किया है वो इकाई 1 से लिए हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग इस इकाई में पढ़ेंगे। चूंकि आज का भाग केवल संख्या परिचय से है, तो सर्वप्रथम आज हम लोग जो इस भाग में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग समझ बनाएंगे, वो आप गौर से देखेंगे परिचय के रूप में है, जिसे आप वर्ग 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या होती क्या है। सबसे पहले ये जानें कि संख्याएं होती क्या है। गणित हो या भौतिकी हो या किसी अन्य कार्यों में जहां हम गणना करते हैं और उसके लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, अर्थात गिनती, गणना अथवा मापने की जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसको संख्या कहते हैं। सामान्यतः हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या की गिनती करने या मापने के लिए हम लोग 10 तरह के प्रतीकों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे शून्य है, 1, 2, 3, इस तरह 9 तक जाते हैं। इन्हीं का प्रयोग हम लोग गणना में करते हैं। इसे हम लोग संख्या कहते हैं, जिनके आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को ही जाता है। तो ये संख्या है, जो एक परिचय हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और वर्ग दशम के इस इकाई में हमें किन किन संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, जिसका एक सामान्य परिचय हम लोग पहले बना लेते हैं, समझ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो संख्या तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, समझ भी गए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय और इनके योग से बनने वाले वास्तविक संख्या, जो हमारी इकाई का नाम है। इसके बाद जब हम भाग 2 इसके गणित का अध्ययन करेंगे, तब उसमें हम लोग भाजकत्व, यूक्लिड भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम, इनकी सहायता से महत्तम बनाना, लघुत्तम बनाना आदि हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर भी इसको हम लोग कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, जैसा कि आप जान रहे हैं, सामान्य रूप से हम लोग बोलते हैं कि जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं गिनती के लिए प्रयुक्त होने वाली धनात्मक संख्याएं। तो कोई भी संख्या रेखा, मान लीजिए ये संख्या रेखा है, तो इसकी जो आप देख रहे हैं दाएं तरफ 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, वो सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग गिनती की संख्या भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। सारी संख्याएं इसकी धनात्मक होती है। तो समान रूप से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि संख्या रेखा के दाईं ओर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सब प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं पूर्णतः धनात्मक होती हैं। दूसरा नंबर है जो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या नया चीज जानते हैं? तो पूर्ण मतलब होता है होल नंबर, अर्थात एक ऐसा भाग जिसमें सारी संख्याएं आ जाएं। तो देखते हैं सभी प्राकृत संख्याओं के साथ यदि हम शून्य को जोड़ दें, प्राकृत संख्या के साथ अगर हम शून्य को जोड़ दें, तो इस प्रकार जो संख्याओं का समूह या समुच्चय हमें प्राप्त होता है वो हम पूर्ण संख्या कहते हैं उसे, और पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं। तो पूर्ण संख्या में शून्य बढ़ जाता है। इस तरह प्राकृत 1 से शुरू हुई और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू हुई। तो इसकी जो सेट है वो इसका संकेत W है, और 0, 1, 2 लेकर अनंत तक जाता है। तो हम लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक अंतर हम लोगों ने देखा कि प्राकृत संख्या जहां 1 से शुरू हुई थी, वही पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। और जब 0 से प्रारंभ होती है तो इसके सदस्यों की संख्या की अपेक्षा इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सदस्यों का जो अंतर है वो 0 है, अर्थात पूर्ण संख्या में 0 बढ़ जाता है। इस तरह एक नया संख्या घर बनाता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जब हम लोग देख रहे हैं कि भाई पूर्ण संख्या के बाद अब कहां जाएं, तो पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो एक संख्या रेखा के दोनों भाग दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो बाईं ओर आप देख रहे हैं ऋणात्मक संख्याएं बैठी है, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं बैठी है, बीच में हमारा शून्य है। तो ये सारे भागों को अगर हम ले लें, अर्थात प्राकृत संख्या, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दें, तो इस प्रकार जो संख्याओं का समूह या समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये धनात्मक संख्याएं हैं और ये भाग हमारा ऋणात्मक संख्याएं हैं, और बीच में हमारा जो शून्य है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में शून्य ही रहता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि इसका जो सेट है जेड, जो इसका संकेत है
उसके अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक, धनात्मक संख्याएं अनंत तक और शून्य भी शामिल होता है। तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो धनात्मक संख्या यहाँ है, पूर्ण संख्या भी शामिल होते हैं, शून्य। तो बढ़ता क्या है भाई, तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका घर जो है वो बड़ा हो जाता है, प्राकृत, पूर्ण और उससे बड़ा पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्राकृत भी शामिल हो जाते हैं, पूर्ण भी शामिल हो जाते हैं और इनकी अपनी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। अब हम यहाँ पर गौर करते हैं, यदि मान लीजिए कोई दो पूर्णांक संख्या ले रहे हैं और दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में भागा देते हैं, सपोज दैट एक हम लेते हैं 2 से हम 5 को भागा दे दिए, तो 2 दूनी 4 घटा 1 बचा मेरा। अब इसको अगर हम पूर्ण भाग देते हैं, इसके लिए हमें एक संख्या लाना पड़ता है, एक प्रतीक लाते हैं दशमलव। जैसे ही दशमलव देते हैं बिंदु आता है 10, 2 5 बार में 10 हो गया, तो घटा 0 हमारे पास बच जाता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो भागफल आया मेरा वो 2.5 है, ये पूर्ण पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात इसमें दशमलव वाले अंक भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांक का भाग देने पर यह निश्चित नहीं है कि सदैव पूर्णांक संख्या ही आए। तो भाई ऐसे संख्याएं जिसमें दशमलव वाले भी संख्या हो, कोई भिन्नात्मक संख्या हो, ऐसे संख्याओं को किस वर्ग में रखा जाए, तो इसके लिए हम लोग एक नई संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्ग दशम के लिए, क्योंकि ये नवम में भी है, लेकिन हमें परिमेय संख्या का अच्छा समझ बनाना बहुत आवश्यक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्ग नवम में भी है, लेकिन क्लास 10 में इसकी समझ बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग पूरे ध्यान से इसको समझ जाए, आखिर परिमेय संख्या होती कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो वे सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q शून्य नहीं हो, शून्येतर संख्या हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। समान अर्थ में अगर कहा जाए कि वे सभी संख्याएं, चाहे वो संख्या दशमलव वाली हो, भिन्नात्मक हो, लेकिन जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q पूर्णांक हो तथा मेरा जो Q है वो शून्य के बराबर नहीं हो, शून्य से इतर हो। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हम लेते हैं 1/0 दे देते हैं और 1/1 देते हैं, तो यहाँ पर Q देख रहे हैं जो हर है वो शून्य है, तो ऐसी स्थिति में यह परिमेय संख्या नहीं होती है। इस परिमेय संख्या को, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी परिभाषित है ये, और इसका मान 1 आता है। तो इस प्रकार हम देते हैं, कोई भी संख्या अगर लेते हैं इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q एक शून्येतर संख्या हो तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जान लें। यदि कोई संख्या दशमलव के रूप में हो, अगर संख्या है लेकिन वो दशमलव के रूप में है, तो हम कैसे पहचानेंगे वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आखिर परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता कैसा है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है वो शांत होता है। शांत मतलब जो पूरा पूरा कट गया हो। जैसे मान लिया हम लेते हैं 2.5, इसके आगे कोई अंक नहीं है, मतलब ये किसी भी संख्या को P/Q के संख्या को Q से भागा देने के बाद यदि वो पूर्ण विभाजित हो जाती है इस प्रकार, तो हम देखते हैं कि इसका दशमलव रूप अब रुक गया, ये शांत हो गया। जैसे हम अभी भागा दिए 2 से 5 को, तो 2 2 जा 4 करके फिर घटा 1 आया, फिर दशमलव देने के बाद 10, फिर 2 पंचे 10 हम लोग लेते हैं, फिर घटा करते 0 बचता है। तो ये जो 2.5 आया है ये शांत दशमलव रूप है, पूरी तरह विभाजित हो गया। लेकिन यदि कुछ दशमलव ऐसा था कि 2 को हम 3 से अगर विभाजित, 3 को 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 1 2 लेते हैं तो बच जाता है जमा, शेष हमारा 1 बचता है। तो दशमलव देते हैं तो 10 आता है, 3 बार खिलाए तो 9। तो हर बार देख रहे हैं कि शेष हमारे पास 1 1 1 1 ये चलता रहता है और निरंतर चलता रहता है, एक आवर्ती की तरह, मैंने क्रमबद्ध 3 3 3 आती रहेगी। तो इसका मतलब जो शांत संख्याएं हैं, जो दशमलव शांत हो अथवा जो अशांत हो, मैंने पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा विभाजित नहीं हो, किंतु उनका जो दशमलव का भाग है वो आवर्ती हो। जैसे ये 3 आप देख रहे हैं, 3 3 3 अनंत बार आ रही है, वो बार बार क्रमबद्ध रूप से 3 ही आ रही है, तो आवर्ती है, अपनी प्रक्रिया को घुमा रही है, दोहराव ला रही है। तो यदि ऐसी भी कोई संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं कि दशमलव रूप में शांत दशमलव हो या अशांत लेकिन आवर्ती हो, तो वो संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होती है। साथ में वे सभी संख्याएं जो रूट में हो लेकिन उनका रूट हम विभाजित कर सकते हैं, वर्गमूल है और वर्गमूल टूट जाए, घनमूल है घनमूल टूट जाए पूरी तरह। जैसे अगर आप 4 लिए हैं, जैसे हम यहाँ 4 लिए हैं, 4 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 2, तो आप देख रहे हैं वर्गमूल है यहाँ पर, तो 2 निकलता है इसका वर्गमूल। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं वास्तव में एक पूर्णांक अंक है, पूर्णांक निकल रहा है मेरा,
तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो परीक्षा में प्राय हमारे साथ ऐसा क्वेश्चन एक दो आपको पूछ दिया जाता है कि इस तरह की संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है, आप पहचाने। तो हम लोग निश्चित रहे कि जो वर्ग वाली संख्या हो या घनमूल वाली संख्या हो, अगर उनके वर्ग और घन टूट जा रहे हैं तो समझ जाइए वो भी परिमेय संख्या है। तो हमारे पास आगे एक बात की परिमेय संख्या में हम देख रहे हैं कि पूर्णांक वाली सारी संख्याएं आ गई, ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्या में शून्य भी आ गई। शून्य एक परिमेय संख्या है, आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग शून्य के नीचे एक दे सकते हैं तो उसका मान शून्य ही होता है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। उसी प्रकार हम देख रहे हैं इसमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल है, एक से लेकर अनंत तक संख्याएं भी शामिल है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या एक ऐसा संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें हमारा प्राकृत संख्या भी शामिल होता है, पूर्ण संख्या भी शामिल होता है, पूर्णांक संख्याएं भी शामिल होती है। इस प्रकार एक बड़ी घर होती है परिमेय संख्या का, जिसमें इस प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। लेकिन एक और संख्या होती है जिनमें इस तरह की संख्याएं शामिल नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। क्लास 10 में एक प्रश्न भी है आपके साथ, सिद्ध करें कि ये संख्या अपरिमेय है, तो वो अभी दूर है, हम लोग उसके बारे में कुछ भाग के बाद जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जान लें अपरिमेय। अ मतलब नहीं, न परिमेय मतलब परिमेय नहीं हो, अर्थात इसका संकेत देख रहे हैं क्यू पे प्राइम लगा हुआ है, क्यू प्राइम इसका संकेत अपरिमेय है अर्थात परिमेय नहीं हो। तो वे सभी संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है। और चूंकि p और q पूर्णांक संख्या भी हो, फिर भी q बराबर नहीं 0, तब भी यदि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो समझ जाइए वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो भाई जब दशमलव के रूप में आपने देखा परिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव का रूप होता होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है अशांत अनावर्ती, अर्थात अशांत अनावर्ती का तात्पर्य है कि वो विभाजित भी ना हो, पूर्ण विभाजित भी ना हो, और दशमलव के बाद वाले आने वाले जो अंक हैं उनमें दोहराव नहीं हो। जैसे आप देख रहे हैं एक के बाद एक शून्य है, फिर एक के बाद 2 शून्य हम दे रहे हैं, फिर एक के बाद 3 शून्य दे रहे हैं। इस प्रकार की संख्याएं में आप देख रहे हैं कि वो बार बार आवर्ती नहीं है, वो अनावर्ती है, अर्थात एक ही जैसी संख्या नहीं है। इस प्रकार अगर दशमलव रूप है या हमारा पाई जिसका मान अनंत तक हम लोग निकालते हैं तो अलग अलग मान निकलता है, बहुत सारे मान निकलते हैं इसके। √3 है, √2 है जो पूर्ण तक टूटते नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं विभाजित होते हैं। इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय होती है। तो सीधा हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं होंगी वो सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो सामान्यतः उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं रूट वाली संख्याएं या घनमूल ऐसी जो पूर्णतः नहीं टूटती हों, पाई हमारा हो गया, और इस प्रकार के दशमलव वाली जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय के अंतर्गत आती है। अब हम लोगों ने परिमेय समझ गया और परिमेय समझ गया। अब सवाल उठता है कि क्या भाई वास्तविक संख्या क्या होती है, जो हमारा आज की इकाई का नाम है। अब हम लोग अपने इकाई पर पहुंच गए, इसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या का संकेत R है। आप देख रहे हैं यहाँ पर Q यूनियन Q प्राइम है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। अगर किसी संख्या समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित कर दें, इस प्रकार जो संख्या समूह प्राप्त होगा वो हमारा वास्तविक संख्या। तो जितनी प्रकार की संख्याएं हैं सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय इसके अंतर्गत शामिल है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप जिस समूह में होगा वह समूह वास्तविक संख्या होगी। अर्थात वास्तविक संख्या में हम लोग कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय का यूनियन है, अर्थात समूह है, अर्थात जुड़ा हुआ है, ये दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया, जिसमें हम लोग प्राकृत संख्या देखे, पूर्ण संख्या देखे, पूर्णांक संख्या देखे, परिमेय संख्या देखे, अपरिमेय संख्या देखे, वास्तविक संख्या देखे। अब हम लोग इसे एक सामान्य रूप से एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक चक्र बना हुआ है गोल सा। इस गोल में आप गौर से देखिए, इसमें 2 भाग किया हुआ है, एक इधर और एक इधर। ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अंतर्गत सबसे छोटी घर है प्राकृत संख्या का, उससे थोड़ी बड़ी है पूर्ण संख्या जिसमें शून्य सदस्य बढ़ जाती है। उसके बाद है पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्याएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या जिसमें आपके दशमलव वाले संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं हैं, वो शामिल हो जाती हैं। और एक अलग घर है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग आरेख में है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रूट वाली संख्याएं हैं,
वर्गमूल संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, वे सारी संख्याएं हैं। पाई हैं और ऐसे दशमलव वाली संख्याएं हैं जिनका दशमलव के बाद जो अंक है वो अशांत है और अनावर्ती है, मतलब बार बार अलग अलग संख्याएं आती हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा क्या सभी पूर्ण प्राकृत होते हैं या सभी प्राकृत पूर्ण होते हैं। ये वर्ग नवम की है, फिर भी हम एक परिचय कर लेते हैं। तो यदि इस तरह की बातें आ जाए तो हम अपने दिमाग में रखेंगे जिस संख्या के समूह में या समुच्चय में अधिक सदस्य होते हैं वो अपने से कम सदस्य वाले सदस्य को अपने में समाहित कर लेते हैं। तो अर्थात प्राकृत पूर्ण के अंदर तो है लेकिन पूर्ण प्राकृत के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके शून्य अधिक हैं। तो आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राकृत के घर छोटे हैं और पूर्ण उससे बड़े हैं। इसका मतलब प्राकृत के सारे सदस्य इसके अंदर आते हैं तो उसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत और पूर्ण दोनों हैं, वो दोनों उसके सदस्य हैं। इसके बाद परिमेय में तीनों हैं, तीनों उसके सदस्य हैं। तो हम लोग भाई समझने के लिए ये कर सकते हैं कि जिसके घर के सदस्य अधिक होंगे वो अपने कम सदस्य वाले सदस्यों के समूह नहीं हो सकते, लेकिन वो उनके हो सकते हैं। जैसे पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके सारे सदस्य इसके भी सदस्य हैं। उसी प्रकार प्राकृत इसके सारे सदस्य होते हैं। यदि सभी प्राकृत तो पूर्ण होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होते, क्योंकि इसके एक सदस्य जो शून्य है वो इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो क्रम बढ़ता जाता है। अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग गौर से देखें कि ये दोनों किसी एक घर में है ही नहीं, ये अलग अलग अपना आरेख बना रहे हैं आलेख। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। तो सभी परिमेय भी अपरिमेय नहीं होते हैं और सभी अपरिमेय भी परिमेय नहीं होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने एक सामान्य समझ बनाया आज कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं का हम लोगों ने समझ बनाया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना आज प्राकृत क्या है। तो सिंपल से एक बार रिवीजन कर ले हम लोग। प्राकृत जो एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। पूर्ण, इसमें शून्य बढ़ जाता है। पूर्णांक, इनमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो जाती हैं। और परिमेय जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है या दशमलव रूप में रहेंगे, जिसके दशमलव रूप शांत या अशांत आवर्ती होते हैं। अपरिमेय वे होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं और जिनका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। और वास्तविक संख्याएं सिंपल सी बात है, इनमें दोनों शामिल है। इसके घर आप देखें, इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, तो जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती है। मुझे विश्वास है कि आज हम लोग जिस गणित के पहले भाग में संख्याओं का एक परिचय सीखा तो आप इसे अच्छी तरह समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अगले भाग में हम लोग इसके आगे वास्तविक संख्या से शुरू करके भाजकत्व, यूक्लिड भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और इससे बनने वाले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा हम लोग यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।